द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, यूके ट्रिपल एससी, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्रश्नों को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है। ठीक है, द्रवों को गर्म करने पर उनके घनत्व में कमी होती है। समुद्री जल का घनत्व अधिक होने के कारण उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये सत्य कथन है। द्रवों को गर्म करने पर उनके घनत्व में कमी हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है, ये भी सत्य है। समुद्री जल के घनत्व अधिक होने के कारण उसमें उत्प्लावकता या उसमें तैरना या फ्लोटिंग अधिक होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपने देखा चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है, प्रकाश का वेग बदलता है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति और वेग बदलता है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और वेग बदलता है। तो प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या परिवर्तन होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, तो ये नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश का वेग तो बदलता है। ठीक है, ये सही है, तो आपका ये गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसमें भी आवृत्ति है, सी में भी, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास अब 2 स्टेटमेंट बचते हैं। ठीक है, तो एक, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाता है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? साबुन के पतली झाग में चमकदार रंगों का बनना व्यतिकरण का परिणाम है। ठीक है, उत्तराखंड पी से 2022 में पूछा गया था ये। कटे हुए हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण है। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मृग मरीच का स्थलीय तापन और प्रकाश परावर्तन का परिणाम है। तो आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट सही है। कटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, सही है। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी सही है। मृग मरीचिका स्थलीय तापन के कारण तो बनती है, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं, बल्कि अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो स्टेटमेंट है वो डी सही नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केशिकत्व के कारण, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है, बिल्कुल सही है। तौलिया हमारे शरीर का पानी सोख लेता है, स्टेटमेंट सही है। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर इसी कारण चढ़ता है। ठीक है, पेड़ पौधों की जड़ें पृथ्वी से जल एवं पोषक पदार्थों को ग्रहण करती हैं केशिकत्व के कारण। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो आपने देखा चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करती है? बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन के गति विषयक नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लोहे की कील पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील नुकीली होती है, इस वजह से कील का भार पानी से अधिक होता है इस कारण, या लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में तैरती हैं। तो लोहे की कील पारे पर तैरती है परंतु पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक तो होता है परंतु पारे से कम होता है, इस वजह से। ठीक है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नुकीली होने का कारण कोई नहीं है, कील का भार पानी से अधिक होता है, ये रीज़न नहीं है। और यहाँ पर लिखा है जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में तैरती नहीं है बल्कि डूब जाती हैं। ठीक है,
जल में तैरने के लिए वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व एक से अधिक नहीं बल्कि एक से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वे तैरेंगी, ये कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है, ठीक है, असत्य कथन का चयन आपको करना है। समुद्र के भीतर डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये कथन सत्य है। सोनार में अपश्रव्य तरंगों को सागर के भीतर भेजा जाता है, सागर के भीतर डूबी हुई वस्तुओं की गहराई मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। सोनार का प्रयोग रोबोट नेविगेशन में भी होने लगा है, ये भी सही है। सोनार में अपश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं होता है, तो ये आपका कथन असत्य है, ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। सोनार में अपश्रव्य तरंगों के बजाय पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है, ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुमेलित करना है यहाँ पे आपको, ठीक है। पायरोमीटर, लक्समीटर, कैरोटोमीटर, मोनोमीटर, ठीक है। तो पायरोमीटर सोने की शुद्धता नापने में, ठीक है। लक्समीटर, पायरोमीटर उच्च तापमापी होता है, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता से संबंधित है, कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता से, और वहीं मैनोमीटर जो है गैस दाब मापी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है आपको। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पृथ्वी पर प्रत्येक जगह समान होता है, चंद्रमा पर पिंड का भार पृथ्वी के पिंड के भार का 1/6 होता है, ठीक है। तो आपको असत्य कथन बताना है। तो पृथ्वी पर किसी भी पिंड का भार प्रत्येक जगह समान नहीं होता है, ठीक है, ध्रुवों पे अलग होता है, भूमध्य रेखा पर अलग होता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट सी जो है ये इनकरेक्ट है, असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 0 हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम होगा। वस्तु का द्रव्यमान 0 हो जाएगा, भार वही रहेगा, वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों 0 हो जाएंगे, या फिर वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों बढ़ जाएंगे, या वस्तु का भार 0 हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी का मान लीजिए 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो ऐसे में वस्तु का द्रव्यमान 0 नहीं होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। भार और द्रव्यमान दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी गलत है, ठीक है। दोनों बढ़ जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वस्तु का भार जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान जो मास है वही रहेगा। तो आंसर आपका डी है, ठीक है, स्टेटमेंट डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही भार प्रतीत होता है, ठीक है, अन्यथा 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो वस्तु है उसका मास जो है, उसका द्रव्यमान जो है एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है जब लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट तेज़ी से नीचे आ रही हो, समान गति से ऊपर जा रही हो, समान गति से नीचे आ रही हो। तो जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही होती है या समान गति से नीचे आ रही होती है तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत नहीं होता है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। लिफ्ट तेज़ी से ऊपर जब जा रही होती है तब व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है, ठीक है, या आपने महसूस भी किया होगा जब आप लिफ्ट में गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, पेंडुलम घड़ियाँ शीतकाल में तेज़ी से चलती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं आपके। तो आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की जो लंबाई है एल है ये बढ़ जाती है, ठीक है। लंबाई एल बढ़ने से क्या होता है, जो इसका आवर्तकाल है ये भी बढ़ जाता है, ठीक है, आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। और पेंडुलम घड़ियाँ शीतकाल में तेज़ी से चलती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आवर्तकाल है वो घट जाता है। आवर्तकाल घटने से पेंडुलम घड़ियों की जो गति है वो तेज हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, असत्य कथन का चयन करना है आपको, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम है। यदि किसी वस्तु को 9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वो पुनः पृथ्वी पर नहीं लौटती। जब पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है तो वो पुनः पृथ्वी पर नहीं लौटता, ठीक है।
तो असत्य कथन का आपको चयन करना है। तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये कथन सत्य है। चंद्रमा पर पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से कम है, बिल्कुल सही है। यदि किसी वस्तु को 9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो पुनः नहीं लौटती, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पलायन वेग वास्तव में कितना है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और गुरुत्व क्षेत्र को जब पार कर जाता है कोई भी पिंड तो वो पुनः नहीं लौटता है। ठीक है, इसी तरह का एक प्रश्न जो है इंटरव्यू में यूपीएससी सिविल सेवा के अभ्यर्थी से पूछा गया था कि सुना है रावण ने विभीषण को लात मार दी थी और वो अंतरिक्ष में चला गया और पुनः वो पृथ्वी पर नहीं लौटा। अभ्यर्थी फिजिक्स ऑप्शनल का था, इसलिए उससे ऐसा प्रश्न पूछा गया था और बड़ा ही उसने इंटरेस्टिंग आंसर दिया था कि उसे लात मारी थी, वो अंतरिक्ष में चला गया, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ उसने साइंस का सहारा लेते हुए ये उत्तर दिया कि किसी भी वस्तु को यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वो पलायन कर जाती है और पुनः वो इस पृथ्वी ग्रह पर नहीं लौटती है। तो उसके इस उत्तर से बोर्ड के मेंबर जो है काफ़ी प्रभावित हुए और उसे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे अंक मिले थे। ठीक है, तो कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। छोटे बुलबुलों में गैस का दबाव बड़े बुलबुलों की अपेक्षा कम होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। बुलबुलों के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो छोटे बुलबुलों में गैस का दबाव बड़े बुलबुलों की अपेक्षा कम नहीं होता है बल्कि अधिक होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है थर्ड गलत हो जाता है। तो आपका केवल 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। छोटे बुलबुलों में गैस का दबाव जो है बड़े बुलबुलों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कम होता है छोटे बुलबुले में। ठीक है, तो गैस का दबाव जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश तंतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग का अत्यधिक कम होता है। प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी द्वारा प्रकाशिक तंतु का निर्माण किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न प्रायः जो है यूपीएससी द्वारा पूछे जाते हैं सिविल सेवा के एग्जाम में, और यूपीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न में कई कई पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है दायरा काफ़ी विस्तृत हो गया और आपको कंसेप्चुअल स्टडी भी करनी होती है, कंसेप्ट भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर प्रकाश तंतु जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, करेक्ट है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी सही है। ठीक है, प्रकाश तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये भी सही है। ठीक है, और भारत में वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी द्वारा प्रकाशिक तंतु का निर्माण किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, एंडोस्कोप, कटे हुए हीरे का चमकना, मृग मरीच का, उपयुक्त में से कौन से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रकाश तंतु आपने ऊपर देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस तरह से एंडोस्कोपी भी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और कटा हुआ हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, और मृग मरीचिका भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। ठीक है, नीले रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो नीले रंग के प्रकाश में जो उच्चतम ऊर्जा है ये सही है,
नीले रंग के प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, ये भी सही है, ठीक है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, ये भी सही है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के समानुपाती नहीं होती है, बल्कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। फिजिक्स में आपने देखा होगा E प्रोपोर्शनल 1/λ, ठीक है, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे क्या है, तरंगदैर्घ्य है, और E क्या है, प्रकाश ऊर्जा है, ठीक है। तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है, और नीले रंग के प्रकाश में ऊर्जा उच्चतम होती है, जबकि उसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, कम होती है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसी तरह से बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो न्यूनतम होती है, यानी कि सबसे कम होती है, ठीक है। इसी कारण जो है रेड लाइट पर जो लाल बत्ती है वो दूर से ही दिखाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण वातावरण में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखाई देने का कारण लाल रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य और न्यूनतम प्रकीर्णन है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ये बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण वातावरण में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है उसका कारण यही है क्योंकि लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो सर्वाधिक होती है और प्रकीर्णन उसका न्यूनतम होता है, ठीक है। स्कैटरिंग बिल्कुल न्यूनतम होती है, ना के बराबर, ठीक है। सभी 7 रंगों में से लाल रंग की जो प्रकीर्णन है वो बिल्कुल न्यूनतम होती है, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, इसीलिए जो है सूर्य सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्री जल नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन के कारण, जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर ए और बी दोनों के कारण। तो समुद्री जल जो नीला प्रतीत होता है वो आकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है, और दूसरा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो इस तरह से डी आपका ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो पानी का अपवर्तनांक जो है वो वायु से अधिक होता है, ठीक है, और जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक या दो, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो पानी का अपवर्तनांक जो है वायु से अधिक होता है, ये सत्य है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, और अवतल लेंस को नतोदर लेंस या अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी परीक्षा में नतोदर लेंस लिखा होता है या फिर अपसारी लेंस लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अवतल लेंस को ही कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कॉनकेव लेंस कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो दृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कारों की हेडलाइट एवं खोज बत्ती में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक है।
डॉक्टरों द्वारा नाक कान गले की जांच हेतु उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पढ़ने में काम आने वाली ग्लासेस उत्तल लेंस के बने होते हैं। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, तो चश्मे की जो क्षमता है वो डायोप्टर में नापी जाती है। ठीक है, तो ये 0 होती है धूप के चश्मे की। तो इसमें कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो कारों की जो हेडलाइट होती है और खोज बत्ती जिसे सर्च लाइट कहा जाता है उसमें अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लॉसेज आप जानते हैं उत्तल लेंस के बने होते हैं। ठीक है, धूप के चश्मे की पावर 0 होती है, ये भी सही है। तो आपका जो आंसर है वो है बी। डॉक्टरों द्वारा नाक कान और गले की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ना कि उत्तल दर्पण का। ठीक है, नतोदर या अपसारी या कॉनकेव लेंस। क्वेश्चन नंबर 23, असत्य कथन का चयन करना है आपको। सभी प्राथमिक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, नीला, लाल और पीला प्राथमिक रंग हैं। हरा रंग इंद्रधनुष के ठीक मध्य में दिखाई देता है। प्रिज्म से गुजरने पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण 7 रंगों के प्रकाश अलग अलग होकर वर्णपट बनाते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो सभी प्राथमिक रंगों को मिला देते हैं तो सफ़ेद रंग बन जाता है, ये कथन सत्य है। ठीक है, नीला रंग, नीला, लाल और पीला, ठीक है, नीला, लाल और पीला प्राथमिक रंग है, ये सत्य नहीं है। प्राथमिक रंगों की बात करें तो इसका एक कोड याद रखिएगा, BRG। ठीक है, ब्लू, रेड और ग्रीन, ये तीनों जो हैं प्राथमिक रंग होते हैं और यदि इनको आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। हरा रंग इंद्रधनुष के ठीक मध्य में दिखाई देता है। ठीक है, तो आप देखते हैं प्रिज्म से जब अलग अलग तरंग दैर्ध्य के कारण 7 रंग का प्रकाश गुजरता है तो इसका क्या होता है, कोड होता है विबग्योर। ठीक है, ठीक है, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंजी एंड ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, बीच में क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो हरा रंग इंद्रधनुष के ठीक मध्य में दिखाई देता है, ये कथन सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टकारी होता है, क्यों? ठीक है, भाप शरीर के भीतर प्रवेश कर जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाप हल्का होता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, भाप में मारक क्षमता अधिक होती है, ऐसा भी नहीं है। भाप में, सॉरी यहाँ पे भाप लिखा है, भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होती है, जिसकी वजह से भाप से जो है जलना कष्टकारी ज़्यादा होता है उबलते हुए जल की अपेक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। ठीक है, 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप 315 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो -40 डिग्री की बात करें तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान हो जाते हैं, ये कथन सत्य है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का डबल हो जाता है, बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 36.9 को लगभग में 37 डिग्री भी आप मान सकते हैं। ठीक है, मानव शरीर का तापक्रम केल्विन पैमाने पर 315 नहीं होता है, तो यह आपका कथन असत्य हो जाएगा। कितना होता है, 310 होता है। ठीक है, 315 नहीं होता है, 310 की। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आता है, कथन और कारण। कथन ए है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या फिर स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सही है आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। तो ठंडे देशों में पारे के स्थान पर आप जानते हैं अल्कोहल तापमापी का द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्कोहल का द्रवांक जो है वो निम्नतर होता है, क्या ऐसा है, निम्नतर होता है। ठीक है, तो आपने देखा कथन ए में है, ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। ठीक है, तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल का द्रव्यांक जो है वो निम्नतर होने की वजह से ही ठंडे देशों में अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में, ध्यान दीजिएगा, स्वचालित इंजनों में पानी ना जाए, ठीक है, इस हेतु हिमरोधी के तौर पर क्या मिलाया जाता है? ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी ना जम जाए, ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया है, ना जम जाए, इस हेतु हिमरोधी के तौर पे क्या मिलाया जाता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल या फिर प्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। तो ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी ना जम जाए इसलिए हिमरोधी के तौर पर, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल को मिक्स कर दिया जाता है पानी के साथ, जिससे कि पानी ना जमे, और पानी नहीं जमता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, असत्य कथन का चयन करना है आपको। घरेलू प्रशीतक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि घरों में जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, ये कथन सत्य है। आपको असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। बड़े शीत गृह प्रशीतक के रूप में, यानी कि बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पर अमोनिया का प्रयोग करते हैं प्रशीतक के तौर पर, ठीक है, तो ये कथन भी सत्य है, ठीक है। घरेलू की बात करें तो क्लोरोफ्लोरो, और बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अमोनिया को उच्च दाब तथा परिवेश ताप पर द्रवित किया जाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये स्टेटमेंट असत्य है, इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर सुरक्षित तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक, वो है 1.7 से लेकर के 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर के भीतर जो है इतना टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3.3 को अप्रोक्सीमेटली 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान लिया जाता है, ठीक है। इससे टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेटर का अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, फिर जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, उसमें बैक्टीरिया हो जाएंगे, पनप जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पानी में नमक मिलाने पर क्या होता है? पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है, या फिर क्वथनांक घटता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, या फिर क्वथनांक और जमाव दोनों बिंदु घटते हैं, या फिर दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। तो पानी में नमक मिलाने पर क्या हो जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वथनांक है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और जमाव बिंदु घट जाएगा, ठीक है, इसीलिए नमक मिलाया जाता है। पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या फिर ना तो एक ना तो ही दो। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, ये कथन तो सत्य है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब जो है बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट जो 2 है ये इनकरेक्ट है, तो केवल एक सही हो जाएगा आपका ए, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तापमान बढ़ने से किसी भी द्रव की श्यानता घटती है, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, 1, 2 या 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो तापमान बढ़ने से किसी भी द्रव की श्यानता जो है वो क्या होता है, घट जाती है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। और तापमान जब बढ़ता है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, तापमान में वृद्धि जो है अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ता है जब, तो द्रव की श्यानता जो है वो घट जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो श्यानता क्या होगा, ठीक है, श्यानता घट जाएगी, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, तापमान बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग बढ़ता है, आर्द्रता बढ़ने से वायु के घनत्व में कमी आती है, वायु में ध्वनि वेग वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही
नहीं है। ठीक है, तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तापमान बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। आर्द्रता बढ़ता है तो वायु के घनत्व में कमी आ जाती है। वायु में ध्वनि का वेग वायु में ध्वनि का वेग जो है वायु दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आर्द्रता बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, कम हो जाता है। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाता है, कम नहीं हो जाता बल्कि बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी के किस सतह से परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल या आयन मंडल? तो दीर्घ रेडियो तरंगें जो होती हैं वो पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। कॉस्मिक किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये कथन सत्य है। चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, कॉस्मिक किरणों की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, ये भी सही है, लेकिन कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, जबकि कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, आपका सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, अवरक्त तरंगों की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। ठीक है, तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, इसी वजह से इनका प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। तो इस तरह से आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 36 देख। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुमेलित करना है। सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है, तो हृदय, रडार, सोनोग्राफी और आगे दे रखा है तरंगें। तो सीटी स्कैन के लिए एक्स किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हृदय अपश्रव्य आवृत्ति हो जाएगा, रडार रेडियो तरंगें और सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगें उपयोग की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, रेडियो तरंगों का एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपको असत्य कथन का चयन करना है। कुछ टीवी सेट को चलाने के लिए अवरक्त विकिरण का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, कुछ में रेडियो तरंगें और कुछ में अवरक्त विकिरण का टीवी रिमोट। ठीक है, जब टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो श्रव्य एवं दृश्य एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। टीवी स्विच ऑन करने पर दृश्य पहले दिखाई देता है, श्रव्य बाद में सुनाई देता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, आपको असत्य कथन बताना था, तो आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, लिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है। ठीक है, रेडियो तरंगें सामान्यतः चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों से प्रभावित रहती हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगें जो होती हैं उनकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय होती है, ये कथन सत्य है। रेडियो तरंगें सामान्यतः चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों से प्रभावित रहती हैं, ये गलत है। प्रभावित नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अप्रभावित रहती हैं। ठीक है, तो रेडियो तरंगें सामान्यतः चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित रहती हैं या फिर प्रभावित नहीं होती हैं। ठीक है, तो केवल एक कथन आपका सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये कथन सत्य है। और वहीं डायनमो के विपरीत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। याद रखिएगा, डायनमो और विद्युत मोटर जो है इनके कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ये भी सही है। इन्वर्टर जो है एसी धारा को डीसी में नहीं बदलता है, बल्कि डीसी धारा को एसी में बदलता है, तो आपका स्टेटमेंट जो है डी
सही नहीं है, ठीक है, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। मोटर कार बैटरी की वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है, ये तो सही है, आप जानते ही हैं। धारिता को एम्पीयर घंटे में व्यक्त किया जाता है, सही है। प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल और जल होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल 35% होता है और वहीं जो वाटर होता है, जल होता है, वो 65% होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है सीसा और तांबे के नहीं होते हैं, बल्कि लेड और लेड ऑक्साइड के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोड शीशा और तांबे के ना हो करके लेड और लेड ऑक्साइड के होते हैं, तो आपका जो है स्टेटमेंट डी जो है सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बल्ब का जीवन काल कम होता है, एक बल्ब का जो लाइफ होती है उसकी वो कम होती है, क्यों? क्योंकि बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पर पिघलता है, ये भी सत्य है। फिलामेंट का तार जो है वो एक समान नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2 और 3 तीनों सत्य हो जाएंगे, ठीक है। बल्ब के भीतर जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैसें भरी होती हैं, ठीक है, आर्गन गैस, और पूरी तरह से निर्वातित नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये गैसें इसलिए भरी जाती हैं जो फिलामेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीकरण ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। यह आवेश को पृथ्वी में भेज देते हैं, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आपके दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पर, बिल्डिंगों पर तड़ित चालक लगा होता है ताकि आकाशीय बिजली से रक्षा हो सके। क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व आपको बताना है, सोना, तांबा, चांदी या लोहा, ठीक है। तो चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, याद रखिएगा, सोना नहीं है, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि आप सोचेंगे सोना जो है हो सकता है चांदी से भी अधिक विद्युत चालकता वाला तत्व हो। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, ठीक है। एक कथन कौन सा सही नहीं है? फ्यूज तार विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है, ये भी सही है। फ्यूज तार में प्रतिरोध उच्च होता है, याद रखिएगा। फ्यूज तार में निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उच्च गलनांक तो होता है लेकिन प्रतिरोध जो है उच्च होता है, निम्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैलोजन लैंप टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का बना होता है, करेक्ट है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने की वजह से पीले रंग का प्रकाश ये उत्पन्न करता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इस तरह से आपके दोनों कथन सत्य हैं, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 46, बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेसेंट ट्यूब को अत्यधिक वरीयता दी जाती है, ठीक है, क्यों? फ्लोरेसेंट ट्यूब बल्ब की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। फ्लोरेसेंट ट्यूब 100% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ये सही नहीं है, ठीक है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में अधिक बदलता है, ये बात तो सही है, लेकिन 100% नहीं बदलता है। ये जो है लगभग अब मान के चलिए 25 से 29% विद्युत ऊर्जा को ही प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, जबकि बल्ब जो है मात्र 5% विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसीलिए बल्ब की अपेक्षा फ्लोरेसेंट ट्यूब को अत्यधिक प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को डीसी में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है रेक्टिफायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्वार्ट्ज और ग्रेफाइट। तो इसमें 2 ही अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 49 है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? सोडियम नियॉन, मरकरी और सोडियम, बिल्कुल नहीं। आर्गन और सोडियम वाष्प नहीं। मरकरी तो होता ही है, मरकरी के साथ जो है नियॉन गैस भरी होती है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नियॉन की जगह कभी कभी आपके ऑप्शन में जीनॉन भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, अक्री गैस ये भी होती है, या फिर इसके अलावा आर्गन भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ट्यूबलाइट में ये गैसें भरी होती हैं और अंदर की दीवारों में ट्यूबलाइट के फॉस्फर का लेप होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 50, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 1000 सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 2000 से 2500, या फिर 3000 से 3500। तो जलते हुए विद्युत बल्ब के जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, उसका सामान्यतः टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर जो है 2000 से लेकर के 2500 सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये थे जनरल साइंस के यानी कि फिजिक्स के 50 क्वेश्चन। प्रश्नों के भीतर प्रश्न यदि काउंट किए जाएं तो प्रश्नों की संख्या 50 से भी अधिक हो जाती है। ये प्रश्न लगभग आपके 150 से 200 प्रश्न हो जाते हैं। प्रश्नों का लेवल इजी तो नहीं है, मॉडरेट टू टफ आप अवश्य कह सकते हैं। आपको प्रश्नों का लेवल कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसी तरह आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही कंप्यूटर और स्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.